नरेंद्र सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है? तो आज मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इसको मानती नहीं है और इसको खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और देश को आस्ते आस्ते देश का वो गला घोट रहे हैं। तो पहली लड़ाई संविधान की है। एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं। दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय की। जीतू ने कहा, जाति जनगणना के बारे में बोला। पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में मैंने देश से वायदा किया था कि कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं, चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा
मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं, जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं। ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते हैं। मैं आपको तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। 2 मॉडल हैं जाति जनगणना के, एक तेलंगाना का मॉडल और दूसरा बीजेपी का बिहार का मॉडल, और जो उनकी सोच का मॉडल है। तेलंगाना में जाति जनगणना कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में बंद कमरे में सवाल चुने गए, ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दिया। तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से सवाल पूछा, दलितों के संगठनों से, आदिवासी के संगठनों से, उनके नेताओं से, और हमने उनसे पूछा कि देखिए, हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप इस सर्वे में कौन से सवाल चाहते हो। 3.5 लाख लोगों ने हमारी प्रोसेस में एक साथ मिलकर सवाल निकाले, और उसके बाद बिहार में सेल्फ रिपोर्टिंग था। अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोलो। तेलंगाना में हर व्यक्ति, हर परिवार के घर में सरकार के ऑफिसर्स गए और उन्होंने उनसे सवाल पूछे। नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। जाति जनगणना में क्या पता लगा। तेलंगाना का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, आप हैरान हो जाओगे। तेलंगाना का जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, सीईओज, सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक, इन सब की लिस्ट में आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। तेलंगाना में जो भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार देती है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 5% लोगों को मिलते हैं। उसमें ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है। यह सच्चाई है। हम कहते हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। दलितों की आबादी 15%, पिछड़ों की आबादी कम से कम 55%, आदिवासियों की आबादी 9%, माइनॉरिटीज 15%, सब जोड़ लो 90% बनता है। इनकी भागीदारी नहीं है। और वही चुने हुए अमीर लोगों को सारा का सारा दिया जाता है। उसी लिस्ट में कॉर्पोरेट सेक्टर की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें आपको गरीब जनरल कास्ट का भी कोई नहीं मिलेगा।
यह सच्चाई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, उबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकालो, जो खाना डिलीवर करते हैं उनकी लिस्ट निकालो, और उसमें आपको पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी सब मिलेंगे। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 90% का और दूसरा चुने हुए लोगों का 5-7% का। बड़ी बड़ी बातें होती हैं सुपर पावर बनेंगे, ऐसे कोई सुपर पावर नहीं बनता है। जब तक हम हर हिंदुस्तानी की शक्ति का नहीं प्रयोग करेंगे तो ये देश सुपर पावर छोड़ो आगे नहीं जा सकता है। यह सच्चाई है। जो भी सपने देखने देख लो, कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जब ही आगे बढ़ता है जब इस देश की पूरी शक्ति का प्रयोग होता है, जब सब लोगों को लगता है कि हमारी भी भागीदारी है, हमारा भी भविष्य है, हम भी आगे जा सकते हैं। आप मीडिया देखो, पूरी लिस्ट निकाली मैंने, मालिकों की लिस्ट, रिपोर्टर्स की लिस्ट, एंकर्स की लिस्ट। मुझे दलित एंकर का नाम बता दो, मुझे पिछड़े वर्ग के एंकर का नाम बता दो, मुझे आदिवासी एंकर का नाम बता दो, नेशनल मीडिया में बता दो कौन है, मुझे बता दो। जुडिशियल सिस्टम में जाओ, वहां आपको 90% नहीं मिलेंगे। मीडिया में आपको अंबानी जी की शादी दिख जाएगी, डांस गाना दिखेगा, मगर किसान भूखा मर जाए, मजदूर मर जाए, कभी नहीं दिखाई देगा। और पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जा रहा है। डिफेंस की इंडस्ट्री देखो, वहां आपको अदानी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में माइनिंग देखो, वहां आपको अदानी मिलेगा। अदानी की सड़कों पे चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका, सीमेंट भी उसका, और कोई है ही नहीं। मतलब इन 2-3 लोगों को छोड़कर ऐसा लगता है कि इस देश में कोई बिजनेस वाला रहा ही नहीं। उधर अमेरिका में केस लगा हुआ है अदानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में जो भी ये करना चाहता है कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी का दोस्त है। तो हो क्या रहा है? 90% को परे कर दिया, गरीब जनरल कास्ट को परे कर दिया, और सारे के सारे बिजनेस यही 5-6 लोगों को दे रखे हैं। नाम आप जानते हो। और ये क्या करते हैं? आप मुझे बताओ, अदानी बनाता क्या है? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अदानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है, यह अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जहां भी देखो
आप किसी भी युवा से पूछो, भैया क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं। क्या काम करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है और इससे छुपा नहीं जा सकता, चाहे मीडिया कुछ भी कहे। देश की सच्चाई है कि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता और इस देश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। अगर आपको बिजनेस चलाना है हिंदुस्तान में, या आपका नाम अदानी हो या अंबानी हो, नहीं तो आपके लिए डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, या फिर आप उनके लिए जाके काम करो। जाति जनगणना पूरे देश को दिखा देगा इस देश में किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। किसी को चोट लगती है, आपका कभी फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने आपको सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले बोला देखो भैया दिखा दो, एक्सरे करा दो। आपने उनसे कहा नहीं मैं नहीं कराऊंगा एक्सरे। अगर आप कहते मैं नहीं कराऊंगा तो डॉक्टर आपको क्या कहता? फोर्स करता। और अगर तब भी नहीं करते तो फिर लंगड़ाते हुए चलते रहते और डॉक्टर कहता यार ये तो मतलब पागल है ना। तो मैं यही कह रहा हूं, पूरा देश जानता है कि दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को जबरदस्त चोट लग रही है। मैं सिर्फ कह रहा हूं देखो भैया एक्सरे करा लो, देख लेते हैं कि है क्या। शायद पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शायद जाति जनगणना के बाद पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर में हर वर्ग के लोग हैं, जुडिशरी में हर वर्ग के लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर अगर एक्सरे से पता लगा कि टांग टूटी हुई है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि अगर जाति जनगणना हो गया तो ये इनका जो अदानी अंबानी वाला मॉडल है ये वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि देश को पता लग जाएगा कि 90% को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये 5-10% को सारा का सारा हिंदुस्तान का धन जा रहा है और जनता अपने आप खड़े होकर उसको रोक देगी। ये लड़ाई चल रही है। और तेलंगाना मॉडल जो है वो जाति जनगणना करने का सही मॉडल है। तो हम जो चाहते हैं, जो जाति जनगणना होगा, चाहे मोदी करे या कांग्रेस पार्टी करे, वो तेलंगाना मॉडल वाला जाति जनगणना होगा। थोड़ी सी मध्य प्रदेश की बात करता हूं। देखिए यहां पे इस स्टेट में कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की विचारधारा के जो लीडर्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। यह भरा पड़ा हुआ है। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है। मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है।
ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा, और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो ये बदलाव लाना है। गुजरात में हमने नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने, दिल्ली से ऑब्जर्वर आए, एआईसीसी से ऑब्जर्वर आए, गुजरात के नेताओं के साथ वो हर डिस्ट्रिक्ट में गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, नेताओं से बात की, जिनको कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर कहा जाता है उनसे भी बात की, और नाम चुनकर उन्होंने दिल्ली भेजे। मैं 2 लिस्ट देख रहा था, पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें अच्छे लोग नहीं थे, और उनको फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो हम किसी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जो यहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने वो 2 लिस्ट देखी, जमीन आसमान का फर्क है। एक लिस्ट कहना नहीं चाहिए,
मगर सीनियर नेता के असिस्टेंट और दूसरी लिस्ट में पोटेंशियल फ्यूचर गुजरात की लीडरशिप, वही हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। और अगर हम ये नया बदलाव ला रहे हैं तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं रुक सकता है, ये एक कदम है। इसके बाद हम ब्लॉक और जो गांव तक का लेवल है, लोकल बॉडी का लेवल है, वहां भी जाएंगे। मगर मैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे और सचमुच में इसी कमरे से बनेंगे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और आप अच्छी तरह सुनिए। जो लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनेंगे, वो ही इस पार्टी को मध्य प्रदेश में भविष्य में चलाएंगे। कैसे? जो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो पुराना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा नहीं होगा। फर्क क्या होगा मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से नापेंगे। वोट बढ़ रहे हैं, हां या ना? लोकल बॉडी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में वोट बढ़े या घटे, हां या ना? दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आक्रमण होता है, किसी दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग को, गरीब जनरल कास्ट को, महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, माइनॉरिटी को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, कांग्रेस पार्टी क्या वहां खड़ी मिली या नहीं मिली? और तीसरा, न्यू जनरेशन लीडरशिप, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर, क्या उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वर्कर के बीच में अच्छा संबंध है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबको एक साथ लेकर आगे चल रहा है या अपनी ही राजनीति कर रहा है? ये उसकी जिम्मेदारियां हैं। मगर जिम्मेदारी बिना पावर नहीं दी जा सकती है। मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, मैंने आपको माइक दे दिया और ये जो कांग्रेस पार्टी में हम करते रहते हैं इसका कोई मतलब नहीं। तो अगर हम आपको माइक दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 440 का करंट होना चाहिए। और 440 का करंट हम कैसे देंगे? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा उसकी आवाज लोकल बॉडी के कैंडिडेट्स को चुनने में, एमएलए के कैंडिडेट्स को चुनने में और लोकसभा के कैंडिडेट्स को चुनने में सुनाई देगी। अगर कोई सोचता है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अलग कर दे और वो कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ेगा तो वो आज के बाद गलतफहमी में है। तो हम 55 लीडर चाहते हैं मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए हम 55 लीडर को चुनना चाहते हैं। ये हमारे ऑब्जर्वर्स का काम है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, ब्लॉक का काम शुरू होगा, पंचायत लेवल का काम होगा, वार्ड लेवल का काम शुरू होगा। मगर ये एक बहुत गहरा कदम लिया जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो और मैं जानता हूं कि आपको कितना फ्रस्ट्रेट किया जाता है। मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और जो भी
कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करेगा, जो भी कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके साथ मैं खड़ा मिलूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मानो ना मानो, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपने मन बना लिया, सिर्फ इस कमरे ने और किसी ने नहीं, जिस दिन इस कमरे में 20% लोगों ने मन बना लिया कि यार बीजेपी को उधेड़ के फेंकना है, उस दिन बीजेपी का आप परे कर दोगे। मेरी जितनी भी जरूरत होगी, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, आखिरी बात भूल गया मैं, सबसे जरूरी बात, कांग्रेस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का मेरा वेणुगोपाल जी का दरवाजा 100% खुला मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।